नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के इस नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अध्ययन कर रहे हैं क्लास 10th के फिजिक्स के चैप्टर 1 का, जिसका नाम है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है कि हमें उत्तल दर्पण में F बराबर R/2 सिद्ध करना है। वीडियो बहुत ज़्यादा लॉजिकल और बहुत ज़्यादा ईजी होगा। मेरा प्रॉमिस है कि आपके लिए जब ये वीडियो ख़त्म होगा तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा आसान होगा, लेकिन फिर भी चूँकि उत्तल दर्पण अवतल दर्पण से थोड़ा सा कठिन होता है, तो ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। और अगर अभी आपने अवतल दर्पण में F बराबर R/2 नहीं सिद्ध किया है तो आप हमारे चैनल की क्लास 10th के प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन वाली प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ पर जाकर पहले आप अवतल दर्पण वाला लेक्चर कंप्लीट करके तब इस वीडियो पर आइए। इससे क्या होगा कि ये वीडियो आपके लिए और ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है एक उत्तल दर्पण। कैसा दर्पण है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में सबसे पहले हमारा काम क्या होता है कि भाई हमें कम शब्दों में अच्छे नंबर अचीव करने हैं। तो इसके लिए क्या होना चाहिए भाई? हमारी लिखावट दूसरों से अलग होनी चाहिए ना। तो इसके लिए क्या कीजिए आप कि इसके बारे में थोड़ा बहुत आप लिखिए, इसके बारे में थोड़ा बहुत लिखिए और वो अपने शब्दों में लिखिए। तो अब इसके बारे में कैसे लिखना है? सबसे पहले इससे मित्रता कीजिए। मित्रता करते हैं भाई कि ये हैं कौन। जैसे आपका कोई मित्र होता है, नाम मान लेते हैं राहुल नाम का कोई लड़का आपका मित्र है, तो भाई आप उसके बारे में बता सकते हैं ना कि राहुल पढ़ने में अच्छा है, राहुल को क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, राहुल संगीत बहुत बढ़िया गाता है। क्यों? क्योंकि आप उसे जानते हैं। उसी तरह से अभी आप इसे भी जान लीजिए, इससे भी मित्रता कर लीजिए। तो सबसे पहले इसका नाम क्या है भाई? ये एक उत्तल दर्पण है। कैसा दर्पण है? उत्तल दर्पण। और ये है M1 M2, ये इसका द्वारक। तो पहले इस बात को हम लिख लेते हैं। हमेशा एक बात याद रखिएगा, माना लिखना कभी भी मत भूलिएगा, माना जरूर लिखिएगा। तो माना मैं लिख देता हूँ, फिर आगे चलते हैं। तो भाई अभी हमने सिर्फ उतना लिखा है जितना आप जानते हैं। देखिए हमने क्या कहा कि हमने कहा कि भाई माना M1 M2, ये वाला M1 M2 एक उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P से ध्रुव को प्रदर्शित करते हैं, फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है। सिर्फ इतना लिखा। ठीक, अब हम इस प्रकाश की किरण के बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। ध्यान से समझिएगा। देखिए ये मुख्य अक्ष है और मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश की किरण AB आती है। तो हम कहते हैं, यहाँ पे हमने इस चित्र को दोबारा से बना लिया है, आपका चित्र है लेकिन हमने इसको अलग से बना लिया है कि भाई मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की एक किरण AB, आप चाहें तो ऐसे तीर बना सकते हैं, AB दर्पण के बिंदु B पर टकराती है। देखिए ये बिंदु B है, इसी बिंदु पर आकर प्रकाश की किरण टकराई है। अब भाई अगर मुख्य अक्ष के समांतर है तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। तो वही चीज़ हम जानते हैं और वही चीज़ हमें लिखना है। किस तरह से कि B से टकराती है, जो परावर्तन के पश्चात दर्पण के फोकस F से आती हुई प्रतीत होती है। क्योंकि उत्तल दर्पण है ना, तो आती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, क्योंकि वास्तविक प्रकाश की किरण तो ऊपर से ही निकल गई, आती हुई प्रतीत होती है तथा BD दिशा में आगे निकल जाती है। तो BD दिशा ये है, आप चाहें तो इसे भी ऐसे तीर बना सकते हैं ताकि हमें पता चले कि भाई प्रकाश की किरण जा रही है। अब हमने क्या किया, यदि दर्पण के वक्रता केंद्र C को B से मिलाकर, देखिए ये C है और ये B है, तो इन दोनों को हमने मिलाया है, B से मिलाकर N तक बढ़ाया जाए। तो कहाँ तक बढ़ाया भाई? N तक। C को B से मिलाकर N तक बढ़ाया जाए तो BN, यानी ये जो BN है दर्पण के बिंदु B पर, इस बिंदु B पर अभिलंब होगा। ठीक है, यानी BN इस बिंदु B पर अभिलंब है। फिर से एक बार समझ लेते हैं, कोई जल्दी नहीं है। देखिए कि माना M1 M2 एक उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P, फोकस F
तथा वक्रता केंद्र सी है। इतना तो सब आप लिख सकते हैं अपने मन से। फिर आपको लिखना है कि भाई जो प्रकाश की किरण आ रही है उसका भी थोड़ा सा वर्णन करना इम्पोर्टेंट है। तो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण ए बी दर्पण के बिंदु बी पर टकराती है, जो परावर्तन के पश्चात दर्पण के फोकस एफ से आती हुई प्रतीत होती है। तो देखिए भाई, वास्तविक प्रकाश की किरण तो यहीं से चली गई, लेकिन हमें ऐसा लगता है उत्तल दर्पण में कि यहाँ कहीं अंदर से प्रकाश की किरण आ रही है। फिर आगे क्या है कि भाई तथा बीडी दिशा में आगे निकल जाती है, तो ये बीडी दिशा में आगे जा रही है। यदि दर्पण के वक्रता केंद्र सी को बी से मिलाकर यन तक बढ़ाया जाए, यानी ये सी है, इसको हमने बी से मिलाया और फिर यन तक बढ़ा दिया, तो ये जो बी यन होगा ये दर्पण के बी बिंदु पर अभिलंब होगा, यानी बी यन दर्पण के बिंदु बी पर अभिलंब होगा। ठीक है, अब इसका यूज कैसे करें कि हमारा सिद्ध हो जाए F बराबर R/2। चलिए देखते हैं। सबसे पहली चीज, हमने दर्पण का परावर्तन का नियम पढ़ा था कि जैसे कोई प्रकाश की किरण आई और ऐसे चली गई, तो इसका मतलब ये है कि हमने इस पे अभिलंब खींचा तो ये वाला कोण और ये वाला कोण एक दूसरे के बराबर होंगे ना। अब देखिए यहाँ पर भी वही नियम लगेगा। पहली बात कि भाई ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है और ये इन पर अभिलंब है, आपतन बिंदु पर अभिलंब है। इसका मतलब ये वाला कोण आई होगा और ये वाला कोण आर होगा। इतनी बात सिंपल है। और हम जानते हैं परावर्तन के नियम से कि कोण आई बराबर होता है कोण आर के। तो इस चीज़ को हम लिख सकते हैं कि भाई हम जानते हैं कि कोण को प्रदर्शित करने का तरीका होता है कि यल को थोड़ा सा तिरछा बनाइए, ऐसे जो वाला कोण है उसे बीच में लिखिए। देखिए ये बी है तो हमें ए बी यन, देखिए जो कोण है उसे बीच में लिखना है, जैसे ए बी यन। इसका मतलब ये होगा कि ये वाला कोण यहाँ से ये वाला कोण, हम इस वाले कोण की बात कर रहे हैं, बी यन, जो कि यन और ए इन दोनों के बीच बन रहा है। ठीक है, तो ए बी यन हम लिखेंगे ए बी यन बराबर होगा किसके, कोण यन बी पी के। ये डी है तो भाई यन बी डी के। अब इसका मतलब है कि हम ये वाले कोण की बात कर रहे हैं जो इन दोनों के बीच बन रहा है। ठीक है, ये ए हो गया पहली वाली प्रकाश किरण, यन हो गया दूसरी वाली प्रकाश किरण, और उनके बीच में हमने जो लिखा है वो उन दोनों के बीच बनने वाला कोण है। ठीक है, तो उसी तरह से कि भाई ये डी पहला है, ये यन दूसरा है, और ये इनके बीच जो कोण बन रहा है वो बी है। ठीक है, तो हम इसको कहेंगे, चाहे आप डी बी यन ही लिख दीजिए। ठीक है, तो हमने बी को भी प्रदर्शित कर दिया कि डी बी यन और ए बी यन ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। कहाँ से, परावर्तन के नियम से। और इसको हम बना देंगे समीकरण नंबर 1। तो अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, जैसे दो प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर हैं और उन्हें कोई ऐसे रेखा काट दे, तो इसका मतलब ये होगा कि ये वाला कोण जो है ये वाले कोण के बराबर होता है। ठीक है, कैसे कोण से, इसको बोलते हैं संगत कोण। ठीक है, दो प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर हों, समांतर का मतलब वो एक दूसरे को कहीं पर भी ना काटे, जैसे रेल की पटरी होती है वो एक दूसरे को कहीं पर भी नहीं काटती हैं। तो भाई ये पहला प्रकाश की मतलब ये वाला कोण, पहला वाला कोण इस दूसरे वाले कोण के बराबर होता है, इधर वाला। ठीक है, अब थोड़ा चित्र में समझते हैं इस बात को। देखो भैया ये तो साफ दिख रहा है ना कि ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। अगर इसी प्रकाश की किरण को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाएं, आपको कहीं पे भी नहीं बढ़ाना, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, आप जब पेपर में लिखेंगे तो आप इसको ऐसे नहीं बढ़ाएंगे, ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि ये हमारा रफ चित्र है। ओरिजिनल चित्र तो इधर हमने बना रखा है ना साइड में। तो ये देखो ये पहली प्रकाश की किरण और ये दूसरी प्रकाश की किरण, और ये देखो ये वाली रेखा, इस तरह से इसको भी बढ़ा देते हैं ताकि हमें पता चले। तो ये वाली रेखा इन दोनों को काट रही है। तो देखिए ऐसे होता है प्रकाश की किरण, और अगर कोई ऐसे काट दे, दो रेखाएं जो एक दूसरे के समांतर हों और उनको कोई रेखा ऐसे काट दे, तो ये वाला कोण
और ये वाला कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो ये दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर थी और इस रेखा ने इनको काटा, तो यानी ये वाला कोण पहला है और इसी के इधर वाला ही कोण, तो इधर आएंगे, इधर 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 आते हुए देखेंगे कि ये वाला कोण है। तो ये कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये सेम यही वाला है। देखिए ये प्रकाश की किरण पहली, ये दूसरी, ये पहली, ये दूसरी, और इसने ऐसे काटा, इसने ऐसे काटा, ये इधर वाला कोण, ये इधर था भाई, इधर वाला ही दूसरा कोण देखेंगे तो ये इधर था जो कि दूसरी रेखा पर है। तो इसे बोलते हैं संगत कोण। ठीक है, अब इसको लिखेंगे कैसे? इसको लिखेंगे कि भाई थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि हमें दिखे कि भाई कोण कौन सा कोण है? ए बी एन। कोण ए बी एन बराबर होगा किसके? ये अब इधर बन रहा है ना, ये इधर इधर, तो ये वाला कोण प्रदर्शित करने का तरीका है कि चाहे आप बी सी एफ लिखो या एफ सी बी लिखो, यानी जो कोण प्रदर्शित करना है वो बीच में होना चाहिए। तो हम क्या लिख दें? आप चलिए हम लिख देते हैं एफ सी बी। तो कोण एफ सी बी के कौन सा नियम भाई? इसे बोलते हैं संगत कोण, और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। एकदम आसान था, कुछ भी नहीं किया। अब देखो समीकरण 1 और 2 से थोड़ा सा ध्यान देना। हम समीकरण लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। 1 और 2 से हम क्या देख रहे हैं कि भाई इसका लेफ्ट हैंड साइड देखिए ए बी एन, और इसका भी लेफ्ट हैंड साइड देखिए ए बी एन, यानी दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है। आसान बात है कि जब दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो हम राइट साइड को एक दूसरे के बराबर लिख सकते हैं। ठीक, जैसे अब हम लिख देंगे कि कोण डी बी एन बराबर होगा कोण एफ सी बी के, और इसको हम बना सकते हैं, रहने दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, मत बनाइए। समीकरण 1 और 2 से हमने ये देखा कि जब भाई देखिए कुछ इस तरह से कि जैसे यक्स का मान है, यक्स का मान 2 भी है और यक्स का मान उधर लिख दिया, यक्स का मान y है। ठीक, तो दोनों तरफ देखिए ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है, दोनों तरफ यक्स का मान हमें पता है तो हम y बराबर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि यक्स y का भी मान है, यक्स का मान y है और यक्स का मान 2 है। सिंपल सी बात है कि ये y और 2 ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे क्योंकि इनका लेफ्ट हैंड साइड बराबर है। ठीक है, सिंपल सी बात थी, आसान सी बात थी, मोटी मोटी बात आप याद कर लीजिए कि अगर कोई समीकरण, हमें 2 ऐसे समीकरण मिल जाए कि उनका लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो तो हम राइट हैंड साइड को बराबर करके लिख सकते हैं। ठीक है, आसान बात थी कि भाई हमने ए बी एन दोनों बराबर थे तो हमने डी बी एन और एफ सी बी को एक दूसरे के बराबर कर दिया समीकरण नंबर 1 व 2 से। ठीक है, अब देखिए एक बात और, अब दूसरा नियम क्या कि अगर कोई ऐसे हो और ऐसे हो, 2 रेखाएं एक दूसरे को इस तरह से काट रही हों तो इसका ये वाला कोण और इसका ये वाला कोण ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होंगे और इसे बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, तो अब देखिए इस नियम को हम अपने उस दर्पण में लगाते हैं। देखो भाई यही चीज़ हमें ढूंढनी है कि ऐसे हो, ये वाला यहाँ पे बन जाए और ये वाला यहाँ पे बन जाए। तो देखिए कहीं पे ऐसे 2 रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, पहली रेखा तो ये है और दूसरी रेखा ये है कि नहीं है? पहली वाली रेखा देखिए ये सीधा आई है अपने फोकस पर, यानी ये फोकस वाली रेखा ही है जो ऐसे चली गई है, और दूसरी रेखा, कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं किरण नहीं सिर्फ रेखा बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये वाला देखिए, ये वाला इस तरह से सी पर आया है, यानी ये दोनों एक दूसरे के ही अंग हैं। ये वाला इधर वाला और ये इधर वाला एक दूसरे के अंग हैं ना। अगर इसको काटें तो ये ऐसे और ये ऐसे मिल जाएगा ना,
तो ये इसका अंग, ये इसका अंग, इसका मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण तभी बराबर होंगे जब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को इस प्रकार काट रही हों, इस तरह से। तो देखिए ये वाली पहली रेखा थी इस तरह से, और ये वाली दूसरी रेखा है जो कि इस तरह से है। तो इसका मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण एक दूसरे के बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। तो अब इसको लिख कैसे सकते हैं कि यन बी डी या फिर डी बी यन, जैसे मन हो लिख दीजिए। तो हम लिख देते हैं कि यन बी डी। तो हम लिखते हैं भाई हमें एक और कोण मिल गया, कोण यन, देखिए यहाँ पे हमने डी बी एन लिखा है तो इसको भी डी बी एन ही लिखते हैं कि डी बी एन, जो यहाँ पे लिखा है वही लिखिए। अभी यहाँ पे एन बी डी लिखा होता तो हम यहाँ पे भी लिख देते एन बी डी, ठीक है। तो डी बी एन बराबर किसके होंगे भाई? कोण। अब हमें इस वाले कोण को, ये कौन सा है? बी, तो हमें बी को बीच में रखना है। तो भाई चाहे एफ बी सी बोल दें या फिर सी बी एफ बोल दें, तो हम बोल देते हैं कि कोण सी ये है, बी ये है और एफ ये है, एक दूसरे के बराबर होंगे। कहाँ से बराबर होंगे? इसे कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण, और इसे हम बना देंगे समीकरण नंबर 3। नहीं बनाना है तो मत बनाइए, ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको, तो मत बनाइए, ठीक है। अब फिर से एक बात देखते हैं, क्या देख रहे हैं कि भाई फिर से सेम नियम लगाना है कि यहाँ पे भी डी बी एन, यहाँ पे भी डी बी एन, जैसे यहाँ पे ए बी एन, तो हमने इन दोनों को एक दूसरे के बराबर कर दिया था। तो अब यहाँ पे डी बी एन, फिर से वही बात हुई। चलिए समीकरण बना देते हैं ताकि आपको आसानी हो। इसको बना दीजिए समीकरण नंबर 3, इसको बना दीजिए समीकरण नंबर 4। तो अब हम लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं कि समीकरण 3 व 4 से भाई दोनों के लेफ्ट हैंड साइड बराबर हैं। जब दोनों के लेफ्ट हैंड साइड बराबर हैं तो हम राइट हैंड साइड को बराबर लिख सकते हैं। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि कोण एफ सी बी बराबर होगा कोण सी बी एफ के। आसान बात है, कुछ भी नहीं किया। अब देखिए सिंपल सी बात, एक और बात, अब हम अपने चित्र में देखें कि भाई हमने क्या क्या बराबर कर दिया। हमने कहा सी कौन है? सी ये है, और बी कौन है? बी ये है, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण एक दूसरे के बराबर है। तो जाहिर सी बात है कि समान कोणों के सामने की भुजा भी बराबर होती है। इसका मतलब अगर ये दोनों कोण एक दूसरे के बराबर हैं, देखिए एक त्रिभुज बन गया, बी एफ सी एक त्रिभुज बन गया है, और इस त्रिभुज में दो कोण एक दूसरे के बराबर हैं। तो जाहिर सी बात है, कक्षा 9 वाला नियम है कि अगर कोण समान है तो उनके सामने की भुजा भी समान होगी। जैसे सी है और ये बी है, तो सी के सामने की भुजा बी एफ और बी के सामने की भुजा एफ सी, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगी। तो हम इसको लिख सकते हैं कि भाई पहला तो हमारा है कोण सी, और कोण के सी के सामने की भुजा बी एफ है। तो हम लिख सकते हैं कि बी एफ बराबर बी एफ, उसके बाद कोण बी है और बी के सामने की भुजा भाई एफ सी है, तो हम लिख सकते हैं एफ सी। ऐसा क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि त्रिभुज के समान कोणों के सामने की भुजाएं भी समान ही होती हैं। अच्छा, अब हम एक नियम अपना लगाते हैं, वही अवतल दर्पण वाला पुराना, कि भाई ये दर्पण अगर बहुत अधिक छोटा हो, अर्थात यदि दर्पण का द्वारक जो इतना बड़ा है ये और छोटा हो, एकदम छुटकू सा हो, लिख लेते हैं पहले। अब देखिए हम गणित क्या लगा रहे हैं इसमें। हमने कहा कि यदि दर्पण का द्वारक अत्यंत छोटा हो, यानी जो चीज़ ये हमने यूज में लिया है ये वाला, ये हमने कहा कि अत्यंत छोटा हो, तो यहाँ पे बिंदु P होता है और यहाँ पे बिंदु B है। तो भाई जब अत्यंत छोटा है, बहुत ही ज़्यादा छोटा है, तो ये जो B है ये P के भी समीप आ जाएगा ना। जाहिर सी बात है कि जैसे ये हमारा F है, तो भाई ये हमारा B है, ये हमारा P है, तो ये B है
और ये P है, क्योंकि दर्पण बहुत छोटा है तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर आ जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में हम क्या कहते हैं, हम मान लेते हैं कि भाई ये B P पर ही होगा, यानी बहुत कम डिफरेंस होने की वजह से, इनके बीच की दूरी बहुत कम होने की वजह से जहाँ पर हमने B लिखा होता है वहाँ पे हम P लिख देते हैं। यानी अगर हमने कहीं पर लिखा है BF तो हम मान लेते हैं कि जब दर्पण छोटा है भाई तो ये B का अस्तित्व ही नहीं है, ये B जहाँ पे है वहाँ पे हम सीधा BF लिख देंगे। आसान बात है। तो देखिए हमने कहाँ पे BF लिखा है, हमने BF यहाँ पे लिखा है। तो अब हम कह रहे हैं कि यदि दर्पण का द्वारक अत्यंत छोटा हो तो बिंदु B P के अत्यंत समीप होगा ना। तो हम जहाँ पे भाई अपना कर सकते हैं, तो यहाँ पे चित्र में देखिए कि जब B P के अत्यंत निकट है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक दूसरे के बराबर मान लेंगे, यानी ये जो BF है ये PF के बराबर होगा। हमने कहा ना कि भाई इसका अस्तित्व तो समाप्त करते हैं, या फिर आप आसान शब्दों में ऐसे लिखिए कि जब दोनों एक दूसरे के अत्यंत समीप हैं, जैसे दो संख्याएं हैं, एक है 1.01 और एक है 1.02, तो इन दोनों में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि ये दोनों यानी एक दूसरे के बराबर हैं, यानी 1.01 बराबर 1.02 एक दूसरे के बराबर हैं। तो उसी तरह से अब यहाँ पे मान लेंगे कि भाई FB यानी BF बराबर FP के होगा। ठीक है, कब, जब दर्पण का द्वारक अत्यंत छोटा हो तो हम इस चीज़ को लिख सकते हैं कि बिंदु B P के अत्यंत समीप होगा, तो हम लिख सकते हैं कि ये जो BF है ये PF के बराबर होगा। तो इसका मतलब BF बराबर PF, और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 5। जितने ज़्यादा समीकरण बनाएंगे उतना ज़्यादा आसान रहेगा आपको करने में। अब देखिए, अब एक बात और देखिए थोड़ा सा, जैसे कोई रेखा है ये इस तरह से, और इसका मध्य बिंदु ये है, और ये वाली किनार ये 2 है, ये 2 है, और ये पूरी की पूरी 4 है। तो हम भाई इस पूरी 4 के बराबर लिख सकते हैं 2 + 2, यानी कोई रेखा थी बहुत बड़ी सी और उसके मध्य बिंदु को हमने काटा, तो हमने कहा कि भाई 2 इधर आ गया और 2 इधर चला गया, तो अब ये 4 जो है ये बराबर होगा 2 + 2 के। भाई जोड़ के देख लीजिए, 4 बराबर 4 आ जाएगा, 2 + 2 4 हो जाता है, यानी इसके कटे हुए भाग को हम इसके बराबर करके लिख सकते हैं। ये बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखिए चित्र में ये पूरी की पूरी रेखा है PC है, पर्सनल कंप्यूटर फुल फॉर्म मत बना लीजिएगा, और PC का मध्य बिंदु F है, तो हम लिख सकते हैं PF + FC। कैसे कि भाई PC बराबर होगा, ये पूरा का पूरा PC बराबर होगा, किसके बराबर होगा, PF प्लस क्या भाई, क्या दिख रहा है, FC के। इतना लिख सकते हैं। थोड़ा सा और आसान कर लेते हैं ताकि आपके लिए ये ईजी हो जाए। देखिए इसको काट दिया हमने, यहाँ पे भी BF है, यहाँ पे भी BF है, ठीक है। तो जब दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर होता है तो हम राइट हैंड साइड को बराबर करके लिख सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ खास लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप लिख दीजिए चूँकि FC बराबर होगा PF के। अभी मैं ज़्यादा हार्ड कर दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा आसान किया कि भाई ये भी लेफ्ट हैंड साइड, ये भी लेफ्ट हैंड साइड, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड बराबर हैं तो राइट हैंड साइड को हम बराबर कर सकते हैं, ठीक है। और इसको समीकरण 5 ना बना के समीकरण 5 इसको बना दीजिए, इससे क्या होगा, आपके लिए आसान हो जाएगा। तो भाई BF बराबर FC था और PC था, तो हमने FC बराबर PC लिख दिया। अब हम फिर से यही नियम लगा देते हैं ताकि आसानी से सिद्ध हो जाए। क्या नियम है हमारा कि PC, ये है PC बराबर होगा PF + CF के। CF के बराबर होगा ना, ये वाला नियम सेम टू सेम कि PC पूरा है और उसका आधा जोड़ दीजिए, फिर इधर वाला आधा जोड़ दीजिए, दोनों एक दूसरे के बराबर आ जाएंगे। अब हम देख रहे हैं कि ये जो PC, ये PF, CF ना लिख के F से लिखिए, क्योंकि यहाँ पे हमने F से लिखा है, ठीक है। तो हमने जैसे इसको CF लिखा था, अब हम इसको FC कह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आगे पीछे आप लिख सकते हैं। तो भाई ये देखिए FC का मान कितना है, PF, तो हम कह सकते हैं कि समीकरण 5 से FC का मान रखने
पर। ठीक उसी तरह से जैसे हम कहते हैं कहीं पर समीकरण लगाते हुए सवाल कि यक्स का मान 2 हो, तो हम कहते हैं यक्स का मान समीकरण उतने से ला के रखने पर, तो हम वैसे रख देंगे कि पी सी बराबर ये है पी एफ प्लस एफ सी का मान कितना, एफ सी का मान पी एफ, तो ये हो गया पी एफ। अब हो जाएगा क्या कि पी सी बराबर पी एफ 2 पी एफ। समझ में आया? अब देखिए ये जो यहाँ से P से लेकर C तक की दूरी होती है, ये वाली दूरी यहाँ से यहाँ तक, इसको तो हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या यानी R। और ये जो होता है P से लेकर F तक की दूरी, ये हमने बहुत अच्छी तरह से अध्ययन किया था, इसको तो हम कहते हैं F यानी फोकस दूरी। तो PF बराबर हम कह सकते हैं कि भाई PF बराबर होगा F और PC बराबर होगा R। तो हम PC के स्थान पे लिख सकते हैं R और PF के स्थान पे लिख सकते हैं 2F। इसको थोड़ा सा इधर करके लिखते हैं, तो 2F बराबर R। कुछ नहीं किया, बस F को इधर 2F को इधर ले आए और R को इधर ले गए। अब हम इसको खाली करें, फ्री करें, तो हम लिख सकते हैं F बराबर ये हो जाएगा R अपान में, यहाँ पे गुणा में है, इधर आएगा भाग में, तो ये हो जाएगा 2। और इस तरह से जो हमें प्रूव करना था हमने प्रूव कर दिया। आई थिंक ये आपके लिए बहुत सिंपल होना चाहिए। वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वहाँ भी इसका लाभ ले सकें। अगर ना समझ में आया तो एक बार फिर से चला कर देख लीजिएगा ये वीडियो। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।